नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो सिंचाई के साधन, राजस्थान में सिंचाई के साधन जो इरिगेशन होता है उस पे आज हम बात करेंगे। ठीक है। और जो सिंचाई का पार्ट है वो आपके सिलेबस में भी है, तो राजस्थान में जो सिंचाई के साधन आते हैं ये जल के उसमें भी रहेंगे। और हमारा जल के जो जल आता है उसमें भी रहते हैं, और सिंचाई इरिगेशन में भी ये पार्ट आता है। तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 स्टेनोग्राफर भर्ती में तो ये आएगा ही आएगा। साथ ही एलडीसी, आरएस या कोई भी भर्ती, जो भी राजस्थान में आप कोई सी भी भर्ती के बारे में तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो सिंचाई होती है दोस्तों, वो कुओं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा, तालाब के द्वारा और अन्य तरीकों से होती है। तो जो सिंचाई जो है वो कुएं के द्वारा होती है 24%, और सब सर्वाधिक जो होती है वो कहाँ पर होती है? कुओं के द्वारा जयपुर में होती है। नलकूप 42%। और नलकूप क्या होते हैं? जो हम जो बोरिंग करते हैं, बोरिंग को ही नलकूप कहते हैं। 42% जयपुर इसमें सबसे पहले है। नहर में श्री गंगानगर 30% के साथ में। तालाब में भीलवाड़ा सबसे ज्यादा होती है 1%, और 3% अन्य साधनों से जो सिंचाई होती है दोस्तों वो यहाँ पर राजस्थान में की जाती है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो नहरों को पढ़ेंगे। और जो नहरें हैं यह एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसमें सबसे पहली नहर लेके चल रहा हूं मैं, गंग नहर परियोजना। ठीक है। गंग नहर परियोजना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस नहर की जो आधारशिला है दोस्तों, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राज्य, और गंगा सिंह आप देखिए, गंग से गंगा सिंह को अपन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। गंग से गंगा सिंह रिलेट हो गया है। और गंगा को लाने वाला कौन था? भागीरथ था। तो राजस्थान का भागीरथ भी कौन होगा? गंगा सिंह होगा। ठीक है। 5 सितंबर 1921 ईस्वी में इसकी जो नींव है वो 5 सितंबर को रखी गई। और इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा कराया गया। ठीक है। वायसराय थे लॉर्ड इरविन। हमारे राजस्थान में ये बोलते हैं ना, लाई इन्हें भी दे दे। तो लाई से लॉर्ड और इन्हें से इरविन को आप एक बार के लिए याद कर सकते हैं। तो लॉर्ड इरविन ने किया। ये राज्य की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है राजस्थान की पहली जो सिंचाई परियोजना है वो कौन सी होगी, तो वो होगी गंग नहर परियोजना। ठीक है। जिसे फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान पर सतलज नदी से निकाला गया है। तो गंग नहर परियोजना जो है वो किस नदी से? गंगा से नहीं, सतलज नदी से निकाली गई है। और कहां से? पंजाब के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान पे। ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 129 किलोमीटर होगी, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर राजस्थान में है। और इसका प्रवेश जो होगा वो कहां पर होगा? गंगानगर के संखा में। ठीक है। तो सर्वाधिक लाभान्वित भी गंगानगर इसमें रहेगा। और यहां से आप ये देख रहे हैं कि सतलुज नदी से ये निकली है, और सतलुज नदी से होती हुई श्री गंगानगर से होती हुई अनूपगढ़। तो गंगानगर तो सर्वाधिक लाभान्वित रहेगा, और अनूपगढ़ में भी जा रही है। तो जो लाभान्वित जिला है वो अनूपगढ़ भी इसमें रहेगा। तो ये गंग नहर परियोजना का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर हम कवर करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे भाखड़ा नागल परियोजना की। तो भाखड़ा नागल परियोजना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना। ठीक है। और राजस्थान में इसका भाग जो है वो कितना है? 15.22% जो भाग है वो यहाँ पर आता है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला, जो अगर मैं बात करूंगा, तो लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है? सर्वाधिक भी नहीं, लाभान्वित हनुमानगढ़ में ही ये जा रही है। भाखड़ा नागल परियोजना का जो जल आता है तो वो कौन सा हो गया? लाभान्वित जिला कौन सा हो गया है? हनुमानगढ़ हो गया है। ठीक है। सतलज नदी पर 1948 में 2 बांध बनाए गए थे। यहाँ पर ये जो आप नदी देख रहे हैं ये सतलज नदी है, और इस पे एक तो ये बांध, ये वाला बांध, और दूसरा बांध ये। तो 2 बांध बनाए गए थे। एक का नाम भाखड़ा और दूसरे का नाम नागल बांध रखा गया। ठीक है। कौन सा? एक का नाम भाखड़ा और दूसरे का नाम नागल। ठीक है। और कब बनाए गए? 1948 में। तो भाखड़ा बांध की हम जो पहली बात करने जा रहे हैं वो कौन सी बांध की बात करेंगे? भाखड़ा। ठीक है। तो भाखड़ा बांध के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि इस बांध की जो आधारशिला है दोस्तों वो बिलासपुर, और बिलासपुर कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। कहां पर? एचपी, बिलासपुर।
तो पहला बांध जो है दोस्तों वो याद कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में बनाया गया, ठीक है। और 17 नवंबर 1948 को, 17 नवंबर 1948 इस तारीख को भी आप याद करें, 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसकी नींव रखी थी, ठीक है, तो और जब इन्होंने लोकार्पण किया 1993 में, ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी और 22 अक्टूबर 1993 को, 22 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, कब, सॉरी 22 अक्टूबर 1963 याद करिएगा, 22 अक्टूबर 1963 को जब इसका लोकार्पण हो रहा था, तो इसे क्या भारत का नवीन मंदिर और चमत्कारी विराट वस्तु, क्या चीज, चमत्कारी विराट वस्तु और भारत का नवीन मंदिर, ठीक है, इसकी संज्ञा किसको दी गई, भाखड़ा परियोजना को। और ये कब चालू किया था, 17 नवंबर 1948 को, और 1900 ठीक है 65 में जाके जो सॉरी 1963, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये 1963 यहाँ पर कर लीजिए, 1963 में जाके ये काम पूरा हुआ है, ठीक है। इस बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 255 मीटर की, ठीक है, कितनी, 225.55 मीटर, ठीक है। तो इस बांध की जो ऊंचाई दोस्तों होगी वो कितनी होगी, 225.55 मीटर होगी, ठीक है, जो एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का द्वितीय ऊंचा बांध है, ठीक है। तो अगर आएगा एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कौन सा होगा, भाखड़ा बांध, ठीक है। और कितनी इसकी ऊंचाई होगी, 225.55 मीटर, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसी बांध पे एक जलाशय भी है, और इस जलाशय को, जलाशय मतलब जहां पर पानी इकट्ठा होता है, जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर, ठीक है, क्या है, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर जलाशय भी है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय, या फिर इसको हम झील भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा अब ये राजस्थान की बात नहीं हो रही है, ये हमारी कहाँ की, राजस्थान की बात नहीं है, अदर स्टेट की बात हो रही है। तो गोविंद सागर जो बांध है वो सॉरी झील जो है वो भाखड़ा परियोजना पर बना हुआ है। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, ठीक है। तो इसी बांध पे दूसरा सॉरी इसी जो नदी है इस पे जो दूसरा बांध है वो नागल बांध है, ठीक है। और 1952 में जो इसका निर्माण है वो किया गया, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, 29 मीटर, कितनी है, 29 मीटर। तो नागल है, एक भाखड़ा है, तो भाखड़ा और एक नागल, भाखड़ा की लंबाई हो गई 225.55 और नागल की लंबाई हो गई 129 मीटर। तो ये आपका भाखड़ा और नागल परियोजना कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ माही बजाज सागर परियोजना की। ये राजस्थान के 45%, राजस्थान में तो 45% जल और गुजरात में 55% जल की संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान में तो ये 45% पे जाएगा और गुजरात में कितना जाएगा, 55% पे ये जल की योजना है। इससे बनने वाली विद्युत 100% किसको मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी। तो यहाँ तो ये बात हो रही है वाटर की, तो वाटर का परसेंट है। और जब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में 100% ही किसके पास जाएगा, राजस्थान के पास जाएगा। इस परियोजना का को 1971 में स्वीकृति मिली और 1993 में इंदिरा गांधी ने सिंचाई का शुभारंभ किया। इस परियोजना का निर्माण माही नदी पर किया गया है। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा को मिलता है, ठीक है। और इस परियोजना के अंदर दोस्तों 3 बांधों का निर्माण भी किया गया है। 3 बांधों का निर्माण किया गया है। वो कौन कौन से बांध आते हैं, एक होता है माही बजाज सागर बांध, दूसरा कागदी पिकअप बांध और तीसरा कडाना बांध। यहाँ पर आप जो ये यहाँ पर देख रहे हैं ये नदी निकल रही है एमपी से और जाती है गुजरात के अंदर, ठीक है। माही नदी के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं।
और ये बांसवाड़ा से एंटर होते हुए प्रतापगढ़ होते हुए डूंगरपुर होते हुए कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ये माही बजाज सागर डैम है, इसके बाद कागदी पिकअप डैम है, और उसके बाद जहां पर आप नेक्स्ट डैम देख रहे हैं वो आपके जो गुजरात के अंदर है वो कौन सा डैम है, कडाना डैम होगा। चलिए इन तीनों ही डैम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। उतारने की जरूरत नहीं होगी, पीडीएफ जो है वो इसकी आपकी टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। माई बजाज सागर बांध का निर्माण जो है बांसवाड़ा तहसील के बोरखेड़ा गांव में किया गया। कहां पर, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा गांव में किया गया। राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर। अगर सबसे लंबे बांध की राजस्थान की बात करेंगे तो वो कौन सा बांध होगा, और वो बांध होगा आपके माही बजाज सागर बांध। वर्तमान समय में 140 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन यहाँ पर क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कागदी पिकअप बांध। इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में किया गया। ठीक है, पहला तो यह हो गया माही बजाज सागर बांध, दूसरा है कागदी पिकअप बांध। इस बांध से दो नहरें निकलती है, एक तो बीकाबाई और सागवाड़ा नहर और आनंदपुरी नहर। ठीक है, बीकाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी दो नहरें निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो ये किसमें से, कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध किससे बना हुआ है, माही नदी पे बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, बांसवाड़ा में बना हुआ है। ठीक है, तीसरा आता है कडाना बांध। ये गुजरात के माही सागर जिले के रामपुरा गांव में स्थित है। इस पर 100% गुजरात की लागत लगी हुई है, और ये इसीलिए कहां पर है, इसमें राजस्थान का किसी परसेंट का किसी कोई चीज का हिस्सा नहीं है। लेकिन कडाना बांध क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर जाता है। कई लोगों को लगता है कडाना बांध जो राजस्थान का ही पार्ट है, क्योंकि माही नदी पे बना हुआ है। तो ये भी आपको ये तीनों परियोजनाओं के बारे में जो है वो याद रहना चाहिए। तीसरी चीज आती है चंबल नदी घाटी परियोजना। सॉरी, कौन सी आती है, चंबल नदी घाटी परियोजना। ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की आधी आधी है। जैसे आपकी अभी जो हमने पढ़ी थी माही बजाज सागर योजना जो पढ़ी थी दोस्तों, उसके अंदर क्या था, 45 और 55 का रेशो था राजस्थान और गुजरात का, और जो बिजली थी वो 100% थी। लेकिन यहाँ की जो योजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, वो 50-50 के आधार पर है, और ये चालू हुई 1953-54 में। इसका निर्माण 3 चरणों में हुआ। इसमें कुल विद्युत उत्पादन दोस्तों 386 मेगावाट का होता है, जिसमें 193 मेगावाट एमपी को और 193 मेगावाट कहां पर, राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना में मिट्टी अपरदन को रोकने को क्या कहा जाता है, रजाद कार्य कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है रजाद कार्य क्या है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना में मिट्टी अपरदन मतलब जो परिच्छेदन मिट्टी का हो रहा है पानी की वजह से, कटाव की वजह से, उसको रोकने को रजाद कार्य कहा जाता है। चंबल नदी के ऊपर से नीचे प्रवाह में गांधी सागर, देखिए अब क्या कह रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलती है नदी, आपको मैंने नदियों में पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले जो एमपी के अंदर ये जो बांध आप देख रहे हो, ये कहां पर बना हुआ है, एमपी के अंदर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के बाद में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से चौरासीगढ़ में, यहाँ पर ये जो नदी है वो दोस्तों वो एंटर करती है इस जगह से, चित्तौड़ से। नदी के एंटर करने पे जो पहला बांध जो बनाया गया है उसको कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। और उसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो नेक्स्ट जो बनाया गया है वो जवाहर सागर बांध बनाया गया है, और उसके बाद नेक्स्ट जो बनाया गया है वो कोटा बैराज बांध बनाया गया है। और तीसरे बांध की जो मेनली विशेषता दोस्तों होती है, ये सिर्फ कृषि परियोजना, कृषि में पानी देने के लिए ये बनाया गया है, और बाकियों में विद्युत उत्पादन की व्यवस्था भी होती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इनके बारे में भी अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बांध जो मैंने बताया था कि गांधी सागर बांध, जो कि एमपी के अंदर है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रथम चरण 1959 में हुआ। बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा भानपुरा पठारों के मध्य में बनाया गया। ठीक है, कौन से, मानपुरा और भानपुरा के पठार थे, उनके बीच में ये बांध को क्रिएट किया गया है, और इस पे कुल 115 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। ये बांध राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित नहीं है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में नहीं एमपी में आता है। ठीक है, इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध जैसे ही एंट्री करती है तब राणा प्रताप सागर बांध आता है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रावत भाटा के चूलिया जलप्रपात के पास में स्थित है, और ये कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम परमाणु संयंत्र विद्युत गृह भी बनाया गया है। तो परमाणु विद्युत गृह कहां पर है, आपके कोटा सॉरी चित्तौड़ के अंदर रावत बाटा में। इस बांध की
भराव क्षमता सर्वाधिक है। इस बांध की क्या है, भराव क्षमता सर्वाधिक है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, ठीक है। और इसे 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जवाहर सागर बांध। जब आगे बढ़ते हैं तो कोटा में जवाहर सागर बांध आएगा। तो ये बांध बोरावास कोटा में स्थित है। ये एक पिकअप बांध है जिसकी विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। एक मोटी बात समझ लीजिए, जो ये ठीक है, यहाँ पर जो हम चीज पढ़ रहे हैं इसके अंदर तीन जगह पे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा, इन तीनों ही जगह विद्युत का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अब जो लास्ट वाला आता है जिसको हम कोटा बैराज बांध भी कहते हैं, ये चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है जिसमें सिंचाई होती है। जिससे क्या होती है, सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया में अगर बात करेंगे तो कोटा बैराज का है। और अगर हम बात करेंगे भराव क्षमता की तो वो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, राणा सागर बांध होगा, ठीक है। इसमें कुल 8 नहरें हैं जिसमें से दो नहरें कोटा में और 6 नहरें कहां पर जाती हैं, 12 में जाती हैं। तो ये हमारा चंबल नदी का जो परियोजना है वो हो चुका है। और दोस्तों सारस्वत स्टेनो क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग स्टेनो एंड टाइपिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनो की तैयारी तो जरूर आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करें और हमारे मॉड्यूल को जरूर देखें कि आप यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे आपकी कराई जा रही है। तो एक बार आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करें और अगर आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ एक बार जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में देखिए मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज बताऊंगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसका मूल नाम क्या है। तो मूल नाम सबसे पहले तो आप नोट करेंगे राजस्थान नहर। क्या नाम है इसका, जो पूर्व नाम है या इसका मूल नाम है इसको पहले हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो बाद में कहते हैं। जब भी पॉलिटिकल व्यू होता है तो मंत्री अपने अपने तरीके से नाम रख देते हैं, लेकिन इसका पहला नाम था राजस्थान नहर, ठीक है। जिसे 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। कब किया गया, 1984 में 2 नवंबर को इसका नाम परिवर्तित करके क्या करा गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसको हम और क्या कहते हैं, राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी इसको हम कहते हैं। इस परियोजना के जनक या योजनाकार जिसने उसको क्रिएट किया है उसका नाम है दोस्तों कंवर सेन, जिसको अब पूरा नाम कभी कभी आ जाता है तो राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता करके इसका नाम है, ठीक है। जिन्होंने 1948 में 1948 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। क्या, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। और उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा गंग नहर का पुराना नाम बीकानेर नहर भी है, आपको मैंने बताया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के समय बीकानेर के शासक कौन थे, महाराजा शार्दुल सिंह थे, ठीक है। और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ ने रखी थी। किसने रखी थी, गृह मंत्री गोविंद वल्लभ ने। कब रखी थी, 31 मार्च 1958 को। अब याद कर लीजिए कि तात्कालीन गृह मंत्री थे और उनका नाम था गोविंद। आप ये समझिए कि गोविंद से हम जैसे मंदिर में गोविंद देव जी होते हैं, जो गोविंद है उनसे हम आराधना करते हैं, ठीक है। तो गोविंद ने यहाँ पर रखी 31 मार्च 1958 को, ठीक है। और लेकिन नहर में सर्वप्रथम जो पानी है वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और गोविंद के साथ राधा का नाम आता है तो बनाया गोविंद ने। और चालू आधारशिला तो गोविंद ने रखी और चालू किसने की, राधा ने। तो राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण ने। और कब, 11 अक्टूबर 1961 को नौरंग देसर हनुमानगढ़ से इसका जो पानी है वो छोड़ा गया, ठीक है। इसका उद्गम व जल स्रोत सतलज व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज पंजाब के फिरोजपुर से होता है। मतलब इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो सतलज और व्यास नदी का जो संगम है, ठीक है। और वहीं पे हरी के बैराज बना हुआ है, कौन सा, हरी के बैराज, ठीक है। और यहां से फिर आगे ये निकल जाती है, सतलज नदी निकल जाती है और यहां से ये जो निकलती है ये क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है जिसको हम कहते हैं IGNP, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो निकल जाएगी। तो हरी के बैराज में कौन सी, व्यास और सतलज नदी के जो संगम है उस पे हरी के बैराज पे बना हुआ है और ये कहाँ निकल जाएगा, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निकल जाएगा।
अभी नवीनतम जिलों की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें लाभान्वित जिले जो है वो राज्य के गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, नीम का थाना, सीकर जिलों के को पेयजल जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम और डिटेल से और एग्जाम के अकॉर्डिंग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको आप थोड़ा सा अगर एक बार नोट डाउन कर सके तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को प्रीवियस करके नोट डाउन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। ऑनलाइन पढ़ने के कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई दोस्तों आ जाती है 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाती है। ठीक है, अब जो हरीके बैराज, अब जो पहला चरण है ये 2 चरण में होता है। पहला चरण और दूसरे चरण, तो ये 2 चरणों में बनी हुई है। ठीक है, तो पहले चरण में तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों से होते हुए ये आ रही है। ठीक है, और हरी के बैराज से मसीतावली, ठीक है, कहां से? हरी के बैराज से मसीतावली। ठीक है, तो पहले चरण तो हरी के बैराज से मसीतावली तक हो गया है, और दूसरा चरण मसीतावली से मोहनगढ़ का होता है। ठीक है, मसीतावली से मोहनगढ़, और मोहनगढ़ दोस्तों कहां पर पड़ता है? मोहनगढ़ जो है वो आपके जैसलमेर में पड़ता है, लेकिन बाद में जाके इसमें अमेंडमेंट हुआ और इसमें और ज्यादा बढ़ा दी गई इसको, जो अब लास्ट 0 पॉइंट जिसको कहा जाता है 0 पॉइंट बाड़मेर गडरा रोड, अब गडरा रोड तक इसको ले लिया गया है। तो अब आपको याद रखना होगा कि सेकेंड राउंड में मसीतावली से मोहनगढ़ तक जानी थी, जैसलमेर तक, लेकिन फिर उसको बढ़ा के 0 पॉइंट कर दिया गया, 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बारे में जानने के लिए जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी जो सहायक नहरें हैं, जो इसमें से और नहरें जो जाती है, अब हम दोस्तों उसके बारे में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसको हम कहेंगे शाखाएं, तो ये 9 शाखाएं होती है दोस्तों। ठीक है, क्या कितनी तरीके की शाखाएं होती है? आईजीएनपी की 9 शाखाएं, तो अगर इसको हम कहेंगे आईजीएनपी की कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। अब 9 शाखाएं की बात करेंगे तो कौन कौन सी शाखाएं हैं वो देखेंगे। तो पहली शाखा की अगर मैं बात करूंगा तो वो है सूरतगढ़। ठीक है, कौन सी शाखा है? सूरतगढ़। दूसरी की मैं बात करूंगा तो वो होगी दोस्तों अनूपगढ़। तीसरी की बात मैं करूंगा दोस्तों तो वो होगी पुंगल शाखा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ये लेफ्ट साइड में है और एक होती है यहां से जिसको हम कहते हैं रावतसर शाखा भी। अब ये लेफ्ट और राइट का मतलब समझ लो पहले तो, ये वो है जो मतलब एक मेन नहर निकल रही है दोस्तों, और यहां से ये छोटी छोटी नहरें निकल रही है जिसको हम शाखा करके बोल पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने सुना होगा आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहर का मतलब ये होता है, आपको जैसा कि पता होगा कि ये राजस्थान है और राजस्थान में यहाँ पर अरावली बहती है, तो यहाँ से ये ढाल प्रदेश होते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये ढाल प्रदेश है। तो इसका मतलब ये कि हमारा यहाँ पे जो धरातल का जो ढाल होता है कि अगर कोई नदी जाएगी तो वो ऑटोमेटिक इधर से तो क्या होगा, ढाल रहेगा, लेकिन जो इस तरफ जाएंगे तो वो ऊंची रहेगी। ठीक है, इधर से तो ये नीचा रहेगा क्योंकि यहाँ पर अगर बीच में पहाड़ है, पहाड़ अगर होगा तो आप अगर कोई चद्दर को बीच में से उठा देंगे तो सीधी बात है यहाँ से ऊंचा रहेगा और दोनों किनारों से क्या रहेगा, नीचा रहेगा। तो यहीं पर आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर अरावली है तो ये ऑटोमेटिक जाती है, इसमें हमें कोई भी लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है इस पानी को। तो ये तो 9 शाखाएं, और एक शाखा होती है जो विपरीत दिशा में बहती है, तो रावतसर जो फर्स्ट शाखा है वो आपकी जो आपकी जैसे इसका जो दिशा है वो ये वाली होती है, तो ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो लेफ्ट साइड में रावत सर शाखा होगी, और जो आपके लेफ्ट साइड से रावतसर है और राइट साइड से अब जो भी आ रही है वो सूरतगढ़ है, दूसरी सूरतगढ़ है, तीसरी अनूपगढ़ है, चौथी पुंगल है, और उसी क्रम में पांचवी की मैं बात करूं तो पांचवी आ जाती है दातोर।
ठीक है। छठी की मैं बात करूं दोस्तों तो छठी आती है बिरसल। सातवीं की अगर मैं बात करूं तो सातवीं आती है चरणवाला। आठवीं की मैं बात करूं दोस्तों तो शहीद बीरबल। और नौवीं शाखा की दोस्तों मैं बात करूंगा तो आएगी सागरमल शाखा। तो ये कुछ शाखाएं हैं, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दातोर, बीरसल, चरणवाला और शहीद बीरबल और सागरमल। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इधर से रावतसर है और इधर से ये क्रम है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो 9 शाखाएं यहाँ पर आपकी टोटल होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और ये बात करेंगे पिकअप बांध की, सॉरी हम बात करेंगे लिफ्ट नहरों की। अब बात किसकी करने वाले हैं, आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। तो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, पहले तो ये समझ लो लिफ्ट नहरें क्या होती है दोस्तों। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर पानी आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, और अब यहाँ पर ऊंचाई आ चुकी है, जैसा कि मैंने कहा कि जब राजस्थान का नक्शे में अगर पानी को यहाँ से इधर लेके जाना पड़ेगा तो वो ऊंचाई रहेगी। तो ऐसे में एक जगह डैम सा बना दिया जाता है और यहाँ पर मोटे मोटे पाइप लगा दिए जाते हैं मोटरों के माध्यम से। इस जगह पे मोटर एक संयंत्र लगा हुआ होता है, मोटर के माध्यम से जो इस पानी को जो ऊंचाई पे ले जाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पानी को जो नीचे था इस पानी को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा और यही तरीका लिफ्ट नहरें कहलाती हैं ऊंचाई पे पानी ले जाने के लिए। तो लिफ्ट नहरें जो है वो तो प्रमुख रूप से 7 आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें हैं। अब इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी कुंभाराम की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, चौधरी कुंभाराम, ठीक है। तो चौधरी कुंभाराम, और ये हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, नीम का थाना, ठीक है। कौन कौन सा, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू, ठीक है, झुंझुनू, इसको आप इस तरीके से एक बार याद कर लीजिएगा। तो चूरू, झुंझुनू और बीकानेर और नीम का थाना, ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और नीम का थाना। चौधरी कुंभाराम जो कि पहली है। और दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, नोहर, नोहर साहबा, ठीक है। दूसरी की बात हम करेंगे तो दूसरी है कंवर सेन। क्या है दूसरी, कंवर सेन, और ये देगी गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़ को ये जल प्रोवाइड कराती है। प्राचीन नाम की बात करूंगा तो लुणकरण, ठीक है। और ये पूछा जाए कि सहायक नहरों सहित सबसे लंबी कौन सी है तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और अगर पूछा जाए कि आईजीएनपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो वो होगी कंवर सेन, ठीक है। इस बात का आप याद कर लेना कि सहायक नहरों के साथ चौधरी कुंभाराम है, लेकिन अगर सीधा सीधा पूछा जाए सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है तो वो होगी कंवर सेन। गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़ को जो इसमें जल है वो जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों पन्नालाल, पन्नालाल बारूपाल, क्या नाम आएगा, पन्नालाल बारूपाल नाम आएगा। और पन्नालाल बारूपाल का पुराना नाम होगा गजनेर, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो पानी जाएगा बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, नागौर, डीडवाना और कुचामन में, ठीक है। इसके बाद आएगा वीर तेजाजी, और वीर तेजाजी का जो पुराना नाम है वो है बांगड़सर, ठीक है। और ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कंवर सेन और सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और इसका जो पानी जाएगा वो ओनली जाएगा बीकानेर के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है डॉक्टर कर्ण सिंह, और डॉक्टर कर्ण सिंह का जो पुराना नाम है वो है कोलायत, ठीक है। और इसका जो पानी है दोस्तों वो जाएगा फलोदी और बीकानेर में। पहले जोधपुर में जाता था, अब नया जिला बन चुका है फलोदी, इसलिए जो फलोदी और बीकानेर, ठीक है। और पहले जोधपुर बीकानेर था, अब फलोदी बीकानेर हो गया है, इसको याद करिएगा। इसके बाद आएगा गुरु जम्भेश्वर, और गुरु जम्भेश्वर का जो पुराना नाम है दोस्तों वो था फलोदी, ठीक है। गुरु जम्भेश्वर का जो पानी है दोस्तों वो जाएगा फलोदी के अंदर जाएगा आपके जोधपुर ग्रामीण,
ठीक है, जोधपुर विलेज के अंदर जाएगा, जोधपुर सिटी के अंदर जाएगा, और बीकानेर और जैसलमेर में जाएगा, बीकानेर और जैसलमेर में जाएगा। इसके बाद जो लास्ट आता है दोस्तों वो है जय नारायण व्यास, ठीक है, जय नारायण व्यास। और इसका जैसलमेर और फलोदी, पहले जैसलमेर और जोधपुर था, अब इसमें फलोदी ऐड हो चुका है, तो जैसलमेर और फलोदी के अंदर, और इसका जो पुराना नाम है दोस्तों वो होगा पोखरन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। चौधरी लोग हुआ करते थे, उनके खेत कहाँ पर होते थे, नहरों के पास में हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये हो गया। अब कंवर साहब आए, कंवर साहब आए तो उनके लिए पानी लाया गया। अब आपको पता होगा रेगिस्तान में पानी जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है, लूण मिला हुआ होता है, ठीक है। तो कंवर सेन लूण लंबे हाइट के दामाद जी थे, इसीलिए सबसे लंबे कंवर सेन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनके ये गणेश जी को बहुत मानते थे, गज से गजनेर याद कर लीजिए। अब इनके बच्चा नहीं हो रहा था तो इनको क्या कहा गया कि आप पन्ना पहनो, पन्ना लाल बारूपाल, ठीक है, पन्ना पहनो। आप इसके बाद में क्या हुआ, उससे भी फायदा नहीं हुआ तो इनको कहा गया आप यार तेजा जी के पास जाओ। वीर तेजा जी का एक छोटा सा मंदिर है, वीर तेजा जी का एक छोटा सा मंदिर है, मतलब सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी हुई, वीर तेजा जी, वहां पर आप जाओ। इन्होंने वहां पर भी गए, तब भी बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने बोला डॉक्टर कर्ण सिंह, ये कोयले फैक्ट्री के पास में डॉक्टर कर्ण सिंह है, वहां पर जाओ, उससे हो सकता है आपको फायदा मिले। वहां पर भी ये गए लेकिन फायदा नहीं मिला। और जैसा आपको पता होगा पहले पुराने टाइम पे कहते थे कि गुरुजी एक फल दे गए और तथास्तु कर गए और बच्चा हो जाता था। उसके बाद पहुंचे गुरु, आप बोलो गुरु जम्बेश्वर के पास जाओ, वो एक फल देंगे, तो फलोदी गुरु जम्बेश्वर, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, रानी के या फिर उनके जो कंवर सेन थे उनका बच्चा हो गया, और सबने क्या कहा, जय हो नारायणी महाराज की। और यहाँ से जो उनकी जो कोख है वो रन कर गई, तो पोखरन और जय नारायण व्यास। तो इस तरीके से आप इसको जो है इस क्रम में याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नहर परियोजना की बात कर रहा हूं। ये परियोजना गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की है, 4 स्टेट की है, ठीक है, संयुक्त योजना है। इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना या मारवाड़ की भागीरथी भी कहा जाता है, आदि नामों से कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटेकर से है, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने नर्मदा के बांधों को बचाने में आंदोलन किया था, ठीक है। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पत्ती या स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है कि स्प्रिंकलर पत्ती जो फव्वारे के द्वारा जो सिंचाई होती है वो यहाँ पर की जाती है। इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध से नहरों के द्वारा राजस्थान में पानी लाया गया है, जिसमें गुजरात में 458 किलोमीटर और राजस्थान में ये कितने किलोमीटर के अंदर है, 74 किलोमीटर। तो आपको बस ये याद कर लेना है कि राजस्थान में 74 किलोमीटर पे है। और इस प्रकार की योजना में सर्वप्रथम राजस्थान में सीलू गांव सांचौर में पानी आया था 27 मार्च 2008 को। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से यही आएगा। यमुना लिंक नहर, जिसको गुड़गांव नहर भी कहते हैं, इस नहर को उत्तर प्रदेश के आगरा के हेडवर्क से यमुना नदी से निकाला गया, जो हरियाणा में 88.56 किलोमीटर और राजस्थान में 53.35 किलोमीटर पे बनी है। इसका प्रवेश राजस्थान में कामाडीग में होता है। कहां पर, कामाडीग में होता है। तो ये आपके कहां से, उत्तर प्रदेश के जो पार्ट है, ये यहाँ पे दिल्ली हो गया, तो उत्तर प्रदेश के पार्ट से निकलती है, गुड़गांव में जाती है, गुड़गांव से आपके राजस्थान में कितने किलोमीटर, 53 किलोमीटर में ये बहती है। इसके बाद दोस्तों बात कर रहे हैं व्यास परियोजना की। व्यास परियोजना क्या है, सतलज, रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी, व्यास सतलज तो हमने पढ़ी थी, एक और नदी इसमें ऐड हो गई है, रावी। इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निम्न 2 बांध बनाए गए हैं, जिसको पंडोहा बांध और पोंग बांध कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इंपॉर्टेंट है वो क्या है, राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल में, रावी और व्यास नदियों के जल की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक जल इसी यहाँ से प्राप्त होगा। पोंग बांध का उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जल आपूर्ति कराना है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि व्यास परियोजना पे पोंग बांध बना हुआ है, पोंग बांध जो है वो शीतकाल में आईजीएनपी को पानी पहुंचाता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट जो नहीं है। और व्यास सतलज लिंक जो परियोजना है वो भाखड़ा नागल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने और व्यास नदी को अतिरिक्त जलयुक्त करने के लिए पंडो बांध से निकाली गई नहर है।
तो हमारा जो इंपॉर्टेंट है, शीतकाल में पानी आता है आईजीएनपी पोंग बांध से। पोंग बांध किस पे है? व्यास परियोजना पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि व्यास जल विवाद, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जल के बंटवारे को लेकर 1953 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सभी राज्यों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा निर्धारित की गई, लेकिन इसके बाद ये विवाद थमा नहीं। 1985 में राजीव गांधी लोंगवाला समझौते के अंतर्गत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घन फीट जल की मात्रा तय की थी। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कभी कभी रावी जल व्यास विवाद के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको इसके बारे में थोड़ी इराडी आयोग जो है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं किसमें किससे होती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति क्या होती है? खडिन कहलाती है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं का निर्माण करने से है। सिंचाई के लिए कुएं किसके द्वारा? राजस्थान में जीवन धारा योजना। बीकानेर में जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई है? बीकानेर में की गई है। राजस्थान राज्य के जोधपुर उदयपुर जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आएगा। जोधपुर उदयपुर का वाटरशेड किसके अंतर्गत आएगा? निरांचल परियोजना में। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की स्थायी समस्या के समाधान के लिए बनाई गई है। तो ये दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी में से लगभग लगभग आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। कुछ जो बच गया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से आप पूरा का पूरा आपकी जो कृषि सिंचाई परियोजना है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और दोस्तों हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें हमारे साथ सारस्वती स्टेनो क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।